प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 3 में वर्णित कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यह दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, दीप अकेला कविता में दो प्रतीकार्थ शब्द हैं, एक दीप दूसरा पंक्ति। पहला है दीप और दूसरा है पंक्ति। दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज की प्रतीक है। इसमें दीप को व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है और पंक्ति को इसमें समाज का प्रतीक बताया गया है। दीप में तेल यानी स्नेह भरा होता है, चिकनाई भरी होती है, तभी वह प्रकाश देता है। दीपक में जब चिकनाई भरी होती है, तेल भरा होता है, स्नेह भरा होता है, तभी वह दीपक प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। उसकी लो ऊपर की तरफ उठती है और यह मानो उसका गर्वीलापन है। जैसे ही उसकी लो ऊपर की तरफ उठती है तो ऐसा लगता है जैसे वह गर्व के भाव से अपना प्रकाश फैला रहा हो। यह दीपक का गर्वीलापन है। उसकी लो हवा के साथ इधर उधर झूमती है और जब दीपक की लो हवा के साथ इधर उधर झूमती है तो ऐसे लगता है जैसे यह उसका मदमातापन है। इस प्रकार मनुष्य स्नेह प्रेम से भरा होता है, उसमें भी अहंकार है, उसमें भी अहंकार में वह मदमाता होकर झूमता है। व्यक्ति में भी विभिन्न प्रकार के अंतर्निहित गुण उसके हृदय में, उसके शरीर में, उसके व्यक्तित्व में शामिल है। इस प्रकार से व्यक्ति भी अपने इन गुणों के साथ में मदमाता है, झूमता है। इस प्रकार ये दोनों ही प्रतीक सार्थक बन पड़े हैं। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। दीप को पंक्ति को दे दो, व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, दीप और पंक्ति क्रमशः व्यक्ति, समाज अथवा व्यष्टि और समष्टि के प्रतीक हैं। दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार से दीप जैसे व्यक्ति का प्रतीक है, यह व्यष्टि का प्रतीक है और पंक्ति जैसे समाज का प्रतीक है, ये समष्टि का प्रतीक है। दीप को पंक्ति में स्थान देने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का समाज में विलय हो जाए या व्यष्टि का समष्टि में विलय हो जाए। एक व्यक्ति का समाज के साथ जुड़ाव हो जाए, समाज के साथ विलय हो जाए। एक व्यक्ति का संपूर्ण समाज के साथ में जुड़ाव हो जाए, यह एक व्यक्ति का पूरे समाज के साथ विलय होना, जुड़ाव होना है। यानी व्यष्टि का समष्टि के साथ में जुड़ाव है, व्यष्टि का समष्टि के साथ में विलय होना है। दीप का पंक्ति में मिलना बहुत आवश्यक है। एक दीप अकेला है, यदि यह दीप बहुत सारे दीपों की पंक्ति के साथ में अपना प्रकाश फैलाए तो उससे बहुत अधिक मात्रा में यह अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैला सकता है। उसी प्रकार दीप का पंक्ति में मिलना बहुत आवश्यक है, तभी उसका प्रकाश सर्वव्यापी होगा। इसी प्रकार व्यक्ति का समाज में मिलना उसका सार्वभौमीकरण करना है। इस प्रकार से एक व्यक्ति है, वह जब समाज के साथ में मिल जाएगा तभी उसका सार्वभौमीकरण होगा, तभी उस व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का पूरा लाभ समाज को मिल पाएगा। उस व्यक्ति के गुणों से, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उस व्यक्ति में निहित क्षमताओं से पूरा का पूरा लाभ समाज को मिल पाएगा। इसे ही उसका सार्वभौमीकरण करना कहा गया है। इससे व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाएगी, इससे व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, इससे व्यक्ति और समाज दोनों का ही हित होता है। इस प्रकार यह दीप अकेला है, इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय होने पर ही व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज को लाभ मिलेगा। पूरा समाज व्यक्ति के
अंतर्निहित क्षमताओं और गुणों से लाभान्वित होगा। व्यक्ति अपनी क्षमताओं से, अपने गुणों से पूरे समाज को लाभान्वित कर पाएगा। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है? गीत की सार्थकता किससे है और मोती की सार्थकता किससे है, बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, गीत की सार्थकता उसके गाने पर निर्भर करती है। लोगों द्वारा गाए जाने पर उसका महत्व बढ़ जाता है। गीत की सार्थकता गीत के गाने पर, गीत के गुनगुनाने पर निर्भर करती है। लोगों द्वारा जब गीत को गाया जाता है तो गीत का महत्व बढ़ जाता है। यदि गीत गाया ही नहीं जाता तो वह निरर्थक है। बहुत अच्छे से अच्छा गीत है लेकिन उसे गाया ही नहीं जा रहा है तो उस गीत की उपादेयता बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार कवि अपनी भावनाओं को गीत द्वारा व्यक्त करता है और समाज उस गीत को गाकर सार्थकता प्रदान करता है। कवि अपने हृदय के उद्गारों को गीत के माध्यम से प्रकट करता है और इस प्रकार से कवि द्वारा जो भावनाओं का प्रकटीकरण होता है गीत के माध्यम से, और समाज उस गीत को गाकर सार्थकता प्रदान करता है। मोती की सार्थकता तभी है जब कोई गोताखोर समुद्र की गहराई में, समुद्र की अतुल गहराई से निकालकर उस मोती को बाहर लाता है। मोती समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है और जब तक मोती समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है तब तक उसकी चमक, उसकी आभा, उसका प्रकाश, उसका सौंदर्य, उसका मूल्य इत्यादि से हम अपरिचित ही रहते हैं। तो मोती की सार्थकता तभी है जब कोई गोताखोर समुद्र की अतुल गहराई से उसे निकालकर बाहर लाता है। समुद्र की गहराई में पड़े हुए मोतियों का कोई विशेष महत्व नहीं है। मोती को परखने वाले व्यक्ति ही उसके मूल्य का व उसकी उपयोगिता का बखान कर सकते हैं। जो लोग मोती की उपयोगिता, मोती को समझते हैं, मोती को परखते हैं, अतः इस प्रकार मोती को परखने वाले व्यक्ति ही उसके मूल्य को व उसकी उपयोगिता को बता सकते हैं। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अकेला है। व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है। व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताएं, समस्त प्रकार के गुण विद्यमान है। समस्त गुण और क्षमताओं के होते हुए भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी वह अकेला है। उसकी सार्थकता तभी है जब वह समाज के साथ मिल जाए, तब समाज को उस व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का पूरा लाभ मिल पाएगा। उस व्यक्ति के सर्वगुण संपन्न होने का लाभ समाज को मिल पाएगा। समाज का भला भी तभी है जब वह व्यक्ति को अपने साथ मिला ले। इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि दोनों का हित होता है। जब एक व्यक्ति समाज में मिल जाता है, एक व्यक्ति समाज के साथ मिल जाता है, तो व्यष्टि और समष्टि दोनों का ही हित होता है। सामाजिक सत्ता बढ़ जाती है। जब व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में जुड़ाव हो जाता है, जब व्यक्तिगत सत्ता सामाजिक सत्ता के साथ में जुड़ जाती है, तब सामाजिक सत्ता की बढ़ोतरी होती है, तब सामाजिक सत्ता बढ़ती है। व्यक्ति के गुणों का लाभ समाज को भी मिलता है तथा राष्ट्र भी मजबूत होता है। व्यक्ति अपने अंतर्निहित क्षमताओं और गुणों का लाभ समाज को देता है, इससे समाज भी मजबूत होता है और राष्ट्र भी मजबूत होता है। दीप और व्यक्ति का पंक्ति और समाज में विलय ही दोनों का सार्वभौमीकरण है। इस प्रकार कवि यह कहते हैं कि दीप को पंक्ति को दिया जाना चाहिए, दीप को पंक्ति के साथ में जोड़ देना चाहिए, जिससे उसका प्रकाश और अधिक मात्रा में फैल सके, उसके प्रकाश का दायरा और बढ़ सके। इसी प्रकार से व्यक्ति को समाज को दे देना चाहिए, व्यक्ति का विलय समाज में कर देना चाहिए, जिससे दोनों का सार्वभौमीकरण हो जाए, दोनों के ही लाभ का अधिक से अधिक फल समाज को मिले। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अतः अपनी विशेषताएं रखते हुए भी उसका समाज में विलय होना अति आवश्यक है। इस प्रकार व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता सिद्ध होती है। व्यक्ति जब समाज के साथ जुड़ेगा तभी व्यक्ति में जितने गुण हैं, जितनी क्षमताएं हैं, उनका पूरा पूरा लाभ समाज को हो पाएगा। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय।
ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, मधु, गोरस, गोरस और अंकुर, अंकुर की क्या विशेषता है? मधु, गोरस और अंकुर की विशेषताएं बताइए। मधु की विशेषता यह है कि वह एक दिन में संचित नहीं होता। मधु को संचित होने में बहुत लंबी अवधि लगती है। मधुमक्खी धीरे धीरे उसका संचय करती है। मधुमक्खियां धीरे धीरे एक लंबी समय अवधि तक अपने पूरे श्रम और परिश्रम से, अपनी पूरी श्रम साधना से मधु का संचय करती है, तब उसमें अनुराग और मीठापन आता है। इस प्रकार मधुमक्खियों के लंबी काल अवधि तक श्रम से संचित किए हुए उस रस में बहुत मिठास होती है, आनंद का भाव होता है। मधुमक्खी धीरे धीरे उसका संचय करती है। स्वयं का काल अपने टोकरे में युगों तक संचय करने के बाद मधु प्राप्त करता है। और कवि कहते हैं इसमें कि स्वयं काल की मोना, काल का जो टोकरा है, मोना से आसे टोकरा, युग का संचय, बहुत लंबी समय अवधि में जो संचय किया गया है वह मधु ही है। स्वयं काल अपने टोकरे में, अपनी काल अपनी लंबी समय अवधि में युगों तक यानी बहुत लंबे समय तक संचय करने के बाद मधु प्राप्त करता है, शहद प्राप्त करता है। और शहद यहाँ पर प्रतीक है जीवन रूपी मिठास और सार तत्व की। जीवन में जो सार तत्व है, उनमें जो मिठास का भाव है, उसको मधु के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है। गोरस, गोरस से आशय है गाय के दूध से प्राप्त होने वाले दूध, दही, घी इत्यादि गोरस कहा गया है। गोरस गाय के दूध से प्राप्त होता है। गोरस जीवन रूपी कामधेनु का दूध है और यह अमृत पेय है, अमृत पेय है। तथा यह जो गोरस है, गाय का दूध से प्राप्त जो भी सामग्री है, जो पदार्थ है, ये अमृतमय पेय है, अमृतमय पेय है। अंकुर विपरीत परिस्थितियों में भी धरती को फोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। अंकुर के बारे में कहा गया है कि अंकुर विपरीत परिस्थितियों में भी धरती को फोड़ देता है, धरती का सीना फाड़कर बाहर निकलता है और सूर्य की ओर ताकता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस अंकुर पर पड़ता है तो यह और भी अधिक निर्भयता के साथ में सूर्य की तरफ आंख मिलाता है, सूर्य को ताकता है, वह सीधा तना रहता है। कवि ने इसे सूर्य की ओर ताकना कहा है। अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र अव उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। इन पंक्तियों का भी हमें भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य इस प्रकार है। कवि के अनुसार धरती को फोड़कर निकलने वाला अंकुर प्रकृत प्राकृतिक रूप से स्वयंभू, स्वयं ही प्रकट हुआ है और ब्रह्म के समान है। ये प्रकृत है, स्वयंभू है और ब्रह्म के समान है। अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, क्योंकि ये धरती की ऊपरी सतह को फाड़कर बाहर निकलता है और निर्भीकता से सूर्य की ओर ताकता है, सूर्य की ओर टकटकी लगा करके तनकर खड़ा होता है, देखता है। यही स्थिति कवि की भी है। अंकुर के समान ही कवि की भी स्थिति बताई गई है। कवि भी अपने गीत स्वयं रचता है और स्वतंत्रता से मुक्ति का स्वर मुखरित करता है, अपने गीतों को आज़ादी से, स्वतंत्रता से गाता है, अतः वह भी सम्मान का पात्र बताया गया है। अगली पंक्तियां हैं, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, ये चिर अखंड अपनापा। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। दीपक व्यक्ति का प्रतीक है,
जो दीप है, दीपक है, उसे व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है। दीपक सदा जलता रहता है, आग को धारण करता रहता है। आग को धारण करने से, प्रकाश निकालने से, आग में जलते रहने से, आग को धारण करने से उसकी पीड़ा को वह पहचानता है। वह स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है और करुणा से द्रवित होकर भी दूसरों को अपना प्रकाश लगातार देता रहता है। इसी प्रकार मानव भी स्वयं कष्ट उठाता है। मनुष्य भी दीपक की तरह स्वयं जलकर जैसे दीपक प्रकाश देता है, उस प्रकार मनुष्य भी स्वयं अपने प्रयासों से कार्य करते हुए समाज को लाभान्वित करता है। इसी प्रकार मानव भी स्वयं कष्ट उठाता है और दूसरों के प्रति करुणा दिखाता है। करुणा का भाव उसके हृदय में है, उसे प्रकट करता है। वह स्वयं जागरूक रहता है, वह सावधान रहता है और सबके प्रति प्रेम भाव दिखाता है। जिस प्रकार दीपक सदैव जागरूक रहता है और दूसरों के प्रति अपनापन का भाव दिखाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी स्वयं जागरूक रहता है, सावधान रहता है और सबके प्रति प्रेम भाव दिखाता है। इसी प्रकार कवि भी स्वयं कष्ट उठाता है, पर सबके प्रति सम्मान और प्रेम का भाव, और साथ ही साथ सबके प्रति प्रेम का भाव रखता है और सम्मान का भाव भी रखता है। अगली पंक्तियां हैं, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है, यह दीपक हमेशा नए ज्ञान को जानने का इच्छुक रहता है। ये नए ज्ञान को जानने का इच्छुक रहता है। ये जिज्ञासु, ये प्रबुद्ध, प्रबुद्ध से आशय है ये बहुत ज्ञानवान है, ये बहुत अधिक बुद्धिमान है, ये बुद्धि को, ज्ञान को जानने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहता है और प्रयत्नशील रहता है। सदा श्रद्धातम, और श्रद्धा से हमेशा यह युक्त रहता है। यह दीपक हमेशा जानने का इच्छुक रहता है, श्रद्धा से भरा है, ज्ञान से भरा है, यह भक्ति से भरा हुआ है, इसे समाज को अर्पित कर दो। इस प्रकार इन गुणों से विभूषित इस दीपक को समाज को अर्पित कर देना चाहिए। व्यक्ति में भी ये सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ऐसे ही कवि भी जिज्ञासु है, जागरूक है और श्रद्धावान है। इस प्रकार कवि भी जिज्ञासु है, ज्ञान को जानने की प्रबलतम इच्छा रखता है, वह जागरूक है, सदैव जागरूक रहकर वह समाज को भी जागरूक रखने के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देता रहता है। श्रद्धावान है और उसे जीवन मूल्यों में पूरी श्रद्धा है, जीवन के प्रति बने हुए मूल्यों में पूरी आस्था है। वह श्रद्धावान है, उसे भी समाज के कार्यों में संलग्न रहने दो। अगला प्रश्न है, ये दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। लघु मानव के अस्तित्व पर और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा इसका एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता के प्रतीकार्थ बताइए। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता के प्रतीकार्थ को लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, दीपक अकेला है, वह दीपों की पंक्ति की अपेक्षा एक लघु इकाई है। यदि दीपक अकेला है तो यह एक लघु इकाई की तरह ही है, यानी अकेला दीपक एक लघु इकाई ही है। फिर भी वह कंपायमान नहीं होता। वह नन्हा सा दीपक भी अकेला होने के बावजूद डरता नहीं है, कांपता नहीं है। वह अंधेरे से लड़ता रहता है, अंधकार से लड़ करके प्रकाश फैलाता रहता है। वह अपनी लौ को ऊपर करके गर्व के साथ में जलता रहता है। उसका अपना एक महत्व है, अपना पृथक अस्तित्व है, इसलिए अकेलेपन में भी वह सुशोभित होता है। इस प्रकार अकेलेपन में भी वह दीपक डटकर अंधकार से लड़ता रहता है, अपना प्रकाश फैलाता रहता है, अपने गुणों को वह फैलाता रहता है और मानवता की सेवा करता रहता है। उसका जलना सार्थक है, उसका जलना समूह के लिए विशेष महत्व रखता है। वह समाज के लिए आत्मत्याग करने को भी तत्पर रहता है। समाज के सम्मुख मानव भी अत्यंत लघु है। यदि अकेला मानव है तो वह भी एक लघु इकाई की तरह ही है। वह जो मानव है ये भी एक लघु इकाई की तरह ही है। दीपक उसी का प्रतीक है। जिस प्रकार एक अकेला दीपक एक लघु इकाई के रूप में माना गया है, उसी प्रकार से एक अकेला व्यक्ति भी एक लघु इकाई ही माना गया है। लघु मानव
समाज का अंग होकर भी अपना एक विशिष्ट अस्तित्व रखता है। वह जो लघु मानव है वह समाज के किस अंग के साथ जुड़े, इसका निर्णय उसे स्वयं करना पड़ता है और उसे स्वयं ही करना चाहिए। उसे बलपूर्वक समाज के किसी वर्ग के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वह स्वतंत्र है, वह अपने कार्यों द्वारा समाज का हित करता है। वह व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में विशेष रूप से क्षमतावान है, जिस क्षेत्र में वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके समाज का अधिक हित कर सकता है, उसी क्षेत्र के साथ उस व्यक्ति को जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कर सकता है तो उस व्यक्ति को उस खेल के साथ ही जुड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना सहभागिता का कार्य विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक कार्यों में कर सकता है तो उसे वैज्ञानिक कार्यों के साथ ही अपना जुड़ाव करना चाहिए। इस प्रकार उसे बलपूर्वक समाज के किसी भी वर्ग के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वह स्वतंत्र है और अपने कार्यों द्वारा वह समाज का हित करता है। यही इस कविता का प्रतीक रूप में अर्थ है। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का पुरोधा कवि माना जाता है। आप अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक हैं। ये दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता में आपने नए प्रतीकों का प्रयोग किया है, नए बिंबों का प्रयोग किया है, नए प्रतीक आपने रचे हैं, नए उपमान आपने रचे हैं, नए बिंब और नए छंदों का भी प्रयोग आप द्वारा किया गया है। उनकी अभिव्यक्ति भी नवीन है, भाषा में भी पूरी तरह से नवीनता है। जैसा कि हमने देखा, अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक है। और इस प्रकार प्रयोगवादी कविताओं में हम नए प्रतीक देखते हैं, नए उपमान, नए बिंब और नए नए छंदों का प्रयोग होता हुआ देखते हैं। अज्ञेय जी की अभिव्यक्ति भी नवीन है। अज्ञेय जी ने नवीन रूप से इसको अभिव्यक्त किया है। भाषा में भी नवीनता हमें देखने को मिलती है। इसलिए कह सकते हैं कि यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नए नए बिंबों, उपमानों, छंद विधान इत्यादि का बेहतरीन तरीके से प्रयोग करना प्रयोगवादी कविता में अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में देखा जा सकता है। कविता के लाक्षणिक प्रयोगों का चयन कीजिए और उसमें निहित सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है अथवा में कि यह दीप अकेला कविता में व्यष्टि और समष्टि के संतुलन को आवश्यक माना गया है। स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति और समाज का संतुलन बेहद जरूरी है, इसे स्पष्ट कीजिए। यह दीप अकेला एक लाक्षणिक कविता है। कवि ने कविता में अनेक लाक्षणिक प्रयोग किए गए हैं। ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिसमें सीधा अर्थ नहीं निकलकर उसका लाक्षणिक अर्थ प्राप्त होता है। दीप अकेला, स्नेह भरा, गर्व भरा, मदमाता कहकर कवि ने अकेले मानव के स्नेह, गर्व और मदमाते रूप को प्रकट किया है। व्यक्ति को समुद्र की गहराई से मोती निकाल कर लाने वाला गोताखोर बताया गया है। इस प्रकार व्यक्ति को समुद्र की गहराई से मोती निकाल कर लाने वाला गोताखोर कहा गया है। जिस प्रकार गोताखोर समुद्र की गहराई में जाकर मोती निकाल कर लाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को भी गोताखोर कहा गया है। दीप को पंक्ति में जगह देना, व्यक्ति को समाज में विलय करना है। जिस प्रकार दीप को पंक्ति में जगह मिलेगी, इसी प्रकार से व्यक्ति को समाज में जगह देना है, व्यक्ति को समाज में विलय करना है। यह व्यष्टि का समष्टि में विलय है। इस प्रकार से व्यक्ति का समाज में विलय होना ही व्यष्टि का समष्टि में विलय है। अंकुर का धरती फोड़कर निकलना और सूर्य की ओर ताकना कवि की भावनाओं का अपने आप निर्भयतापूर्वक, कवि कहता है कि जिस प्रकार अंकुर धरती का सीना फाड़कर बाहर निकलता है और निर्भयता से तनकर खड़ा हो जाता है, सूर्य को देखता है, उसी प्रकार से कवि भी अपने हृदय की भावनाओं का निर्भयतापूर्वक अभिव्यक्तिकरण करते हैं। कवि भी अपने हृदय की भावनाओं को बाहर निकालते हैं और उनमें
अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, निर्भयता के साथ में मन के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं कि यह एक लाक्षणिक कविता है। अगला प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद से, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सागर समाज का प्रतीक है, समष्टि का प्रतीक है। सागर को समाज का प्रतीक बताया गया है, यानी समष्टि का प्रतीक बताया गया है। बूंद को व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है अथवा व्यष्टि का प्रतीक बताया गया है। एक बूंद एक व्यक्ति को व्यष्टि का प्रतीक बताया गया है और बहुत विशालकाय सागर को यानी समाज को समष्टि का प्रतीक बताया गया है। बूंद सागर की लहरों से उछलकर अलग हो जाती है और पुनः उसी सागर में मिल जाती है। बूंद क्षणभंगुर है पर अपना विशिष्ट महत्व रखती है। इसी प्रकार मानव का समाज से पृथक होने पर कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता, किंतु जब उसके खंड स्वरूप को विराट चेतना का आलोक मिल जाता है, जब व्यक्ति के अकेलेपन को पूरे समाज का साथ मिल जाता है, समाज का आलोक मिल जाता है। यहाँ पर कवि कहता है कि जब उसके खंड स्वरूप को विराट चेतना का आलोक मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है, तब वह अमर हो जाता है। अगला प्रश्न है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। सागर के जल से उछलकर अलग हुई बूंद, कवि कहते हैं कि सागर में उठती हुई लहरों से उत्पन्न झाग से जैसे ही एक बूंद उछलकर ऊपर आती है, सागर के जल से उछलकर अलग हुई बूंद पुनः सागर के जल में ही विलीन हो जाती है। सागर के पानी की एक बूंद संध्याकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणों का प्रकाश पाकर स्वयं भी स्वर्णिम प्रकाशवान हो जाती है और सभी को अपनी कांति से, अपने प्रकाश से, अपने रंग से आकर्षित कर लेती है। वह स्वर्णिम क्षण उस बूंद के जीवन की सार्थकता है। जिस समय उस बूंद ने वह स्वर्णिम रंग अपने अस्तित्व में पाया, वही क्षण उस बूंद के जीवन की सार्थकता है। सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हमें इन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, एक बूंद सागर से जब अलग होती है, इसका भाव यह है कि जब भी सागर से उठती हुई लहरों से उत्पन्न हुए झाग से कोई भी एक बूंद जब ऊपर उठती है, उस सागर से अलग होती है, इसका भाव यह है कि बूंद का उस विराट समुद्र से अलग होना नश्वरता से मुक्ति का बोध है। वह बूंद उस विराट सागर से जब मुक्त होती है, जब अलग होती है, यही भाव कवि दार्शनिक रूप से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बूंद का उस विराट समुद्र से अलग होना ही नश्वरता से मुक्ति का बोध है। जिस प्रकार एक आत्मा परमात्मा से पृथक होती है और फिर पुनः आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसके साथ में जुड़ जाती है, यह जो भाव है, इसी भाव को बूंद के माध्यम से कवि ने इसमें अभिव्यक्त किया है। अर्थात मानव का समाज से अलग होकर उस विराट से संपर्क होना नश्वरता से मुक्ति पाना है। यहाँ व्यक्ति को समाज के साथ में जोड़ा गया है, यहाँ पर व्यष्टि को समष्टि के साथ में जोड़ा गया है। इस प्रकार मानव का समाज से जुड़ना अथवा मानव का समाज से पृथक होना, यह उस विराट चेतना से संपर्क होने जैसा ही है, यानी नश्वरता से मुक्ति पाना है। यह विराट सत्ता निराकार है। यह विराट सत्ता कवि के अनुसार पूरी तरह से निराकार रूप में बताई गई है, पर मानव जीवन से संपर्क होने पर उसे यह आलोकित कर देती है और नश्वरता के दाग से सदैव के लिए मुक्त कर देती है। वे आलोकमय क्षण ही उसकी सार्थकता के रूप में बताए गए हैं। कवि खंड जीवन में उस अखंड सत्ता के दर्शन करना चाहता है। कवि चाहता है कि उसे खंड जीवन में अखंड सत्ता के दर्शन प्राप्त हो। उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा नाशवान जीवन भी उस विराट के साथ मिलकर शाश्वत हो सकता है। कवि कहता है कि उसकी जीवात्मा भी जब परमात्मा के साथ में मिल जाएगी तो उसकी जीवात्मा
उस विराट के साथ मिलकर के, यानी कवि को ये विश्वास हो जाता है कि कवि का नाशवान जीवन भी उस विराट सत्ता के साथ मिलकर, उस परमेश्वर के साथ मिलकर, उस परम सत्ता के साथ मिलकर शाश्वत हो सकता है। वह भी साधक की भांति पाप से मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कवि ने अपने काव्य में क्षण को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। क्षण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में एक क्षण का बड़ा महत्व है। संध्या काल में सागर की एक बूंद सागर के पानी से अलग होती है, किंतु क्षण भर में ही वह सागर में विलीन हो जाती है। वह बूंद एक क्षण के लिए विशालकाय सागर की लहरों से उत्पन्न हुए झाग से अलग होती है और उसी एक क्षण में ही वह पुनः उस सागर में विलीन हो जाती है। लेकिन इस एक क्षण में ही सूर्य की सुनहरी किरणों का जो प्रकाश उस किरण को प्राप्त होता है, उस प्रकाश में वह किरण अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर लेती है। वह उस एक क्षण की पृथकता का बहुत बड़ा महत्व है। वह स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित होकर स्वर्णिम दिखने लगती है। जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें एक क्षण के लिए भी उस बूंद पर पड़ती है, स्वर्णिम किरणों से वह बूंद आलोकित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है और वह स्वर्णिम बूंद के रूप में अपने आप को धन्य धन्य महसूस करती है। इस प्रकार स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित होकर वह स्वर्णिम दिखने लगती है। इससे यह आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता निराकार है, किंतु क्षण भर के लिए उसके जीवन में आकर अपने मधुर मिलन से उसके जीवन को वह प्रदीप्त कर देती है। विशालकाय सागर से उत्पन्न लहरों से बने हुए झाग में से वह नन्ही सी बूंद जब ऊपर उठती है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है तो वह अपने जीवन को धन्य मान लेती है। इस प्रकार से उसका जीवन पूरी तरह से प्रदीप्त हो जाता है, उसे नश्वरता के कलंक से मुक्ति प्रदान कर देती है और वह नश्वरता के कलंक से भी मुक्त हो जाता है। छोटी सी कविता में एक क्षण का बहुत महत्व बताया गया है। यदि मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर समाज का ध्यान रखे तो इससे उसका और समाज दोनों का ही भला हो सकता है, व्यक्ति का जीवन सार्थक हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने काव्यखंड अध्याय 3 में वर्णित कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है। अगले वीडियो में हम कवि अज्ञेय द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।